प्रिय विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण एवं रोचक विषय का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है राज्य की उत्पत्ति से संबंधित सामाजिक समझौते का सिद्धांत। राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, राज्य की उत्पत्ति के बारे में सामाजिक समझौता सिद्धांत क्या है, सामाजिक समझौता सिद्धांत की प्रकृति क्या है। तो आइए आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण एवं रोचक विषय का अध्ययन करते हैं, जो राज्य की उत्पत्ति से संबंधित है कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई। राज्य की उत्पत्ति के बारे में विद्वानों के अलग अलग विचार हैं। कुछ इसे दैवीय सिद्धांत के तौर पर मानते हैं कि राज्य की उत्पत्ति ईश्वर से हुई है, कुछ मानते हैं कि राज्य की उत्पत्ति शक्ति के द्वारा हुई है, कुछ मानते हैं कि राज्य का धीरे धीरे विकास हुआ है, कुछ मानते हैं कि राज्य वंशागत है। रक्षाबंध का सिद्धांत की पुष्टि करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है कि राज्य की उत्पत्ति जो है, उसमें मनुष्यों के बीच एक सामाजिक समझौता हुआ, जिससे राज्य रूपी संस्था की उत्पत्ति हुई। और ये सिद्धांत जो है काफ़ी प्राचीन सिद्धांत है, जिसमें माना गया है कि राज्य जो है एक कृत्रिम संस्था नहीं, बल्कि मनुष्य निर्मित संस्था है। राज्य का निर्माण मनुष्यों ने ही किया है, अपनी समझ के द्वारा, अपनी सोच के द्वारा, अपने निर्णयों के द्वारा। यह सिद्धांत मानता है कि राज्य की उत्पत्ति जनता द्वारा किए गए समझौते के परिणाम स्वरूप हुई। इस सिद्धांत के मुख्य समर्थक कौटिल्य, रिचर्ड हुकर, स्टीफन लीकोक, थॉमस होब्स, जॉन लॉक और जीन जैक्स रूसो। ये सभी मानते हैं कि राज्य की उत्पत्ति सामाजिक समझौते के फलस्वरूप हुई। लोगों ने मिल बैठ करके एक समझौता किया, जिससे राज्य रूपी संस्था अस्तित्व में आई। इस सिद्धांत के मुख्य रूप से तीन समर्थक माने जाते हैं: थॉमस होब्स, जॉन लॉक और जीन जैक्स रूसो। इन तीनों विद्वानों ने सामाजिक समझौते के बारे में तीन प्रकार के चरण बांटे: एक मानव स्वभाव के बारे में, दूसरा प्राकृतिक अवस्था के बारे में और तीसरा सामाजिक समझौते के कारण। तीनों विद्वानों के विचार मानव स्वभाव के बारे में अलग अलग है। तीनों विद्वानों के विचार मनुष्य की राज्य से पहले की जो अवस्था है, जिसे प्राकृतिक अवस्था कहा गया है, जब मनुष्य को राजनीतिक चेतना विकसित नहीं हुई थी, उस प्राकृतिक अवस्था के बारे में भी तीनों चिंतकों के विचार अलग अलग हैं। सामाजिक समझौते के कारण क्या रहे, उसको लेकर भी इनके विचारों में डिफरेंस पाया जाता है। सबसे पहले हम मानव स्वभाव के बारे में जानेंगे कि मनुष्य स्वभाव के बारे में थॉमस होब्स, जॉन लॉक और जीन जैक्स रूसो क्या कहते हैं। थॉमस होब्स कहते हैं कि मनुष्य जो है वो एक स्वार्थी प्राणी है, झगड़ालू है, ईर्ष्यालु है, अहंकारी है और वो शक्ति का प्रेमी है। कहने का अर्थ है कि मनुष्य शक्ति की लालसा रखता है, शक्ति प्राप्त करना चाहता है, शक्ति के बल पर और ज़्यादा शक्ति प्राप्त करना चाहता है। तो मनुष्य स्वभाव के बारे में होब्स के ये विचार है कि मनुष्य अहंकारी है, स्वार्थी है, झगड़ालू है, शक्ति प्राप्त करना चाहता है और शक्ति के माध्यम से और ज़्यादा शक्ति प्राप्त करना चाहता है। जॉन लॉक कहते हैं कि मनुष्य स्वभावतः एक विवेकशील प्राणी है, जिसके अंदर ज्ञान है, विवेक है, समझ है। जॉन लॉक मानते हैं कि मनुष्य के अंदर दया, सहयोग, पुरस्कार एवं बंधुत्व की भावना विद्यमान है, जिससे वो लोगों के साथ सहयोग करता है, जिससे लोगों के साथ प्रेम करता है, मिलजुल कर रहता है। जीन जैक्स रूसो मानते हैं कि मनुष्य का स्वभाव महान जंगली जैसा है। जंगल में रहते जो लोग हैं, उनको किसी प्रकार के जो है ऊंच नीच का या जो भ्रष्टाचार का या बेईमानी का ज़्यादा ज्ञान नहीं होता, जो पूरी तरह से पाक साफ होते हैं, ऐसे लोगों को महान जंगली कहा गया है। और उसने कहा है कि मनुष्य जो है पूरी तरह निष्पाप है, निर्दोष है। जो व्यक्ति जंगलों में रहते हैं
उनको जो है कुटिलता इतनी ज़्यादा नहीं आती। इसीलिए रूसो मानते हैं कि मनुष्य का जो स्वभाव है महान जंगली जैसा था। तो मानव स्वभाव के बारे में तीनों विद्वानों के विचार बिल्कुल अलग अलग है। मनुष्य को अलग अलग दृष्टिकोण से वो एनालिसिस करते हैं, अध्ययन करते हैं। तीनों ही विद्वान मनुष्य की प्राकृतिक अवस्था के बारे में अध्ययन करते हैं। जब राज्य रूपी संस्था अस्तित्व में नहीं आई थी, उस समय से पहले मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में रहता था। प्राकृतिक अवस्था के बारे में होश का मानना है कि मनुष्य का जीवन एकाकी था, अकेला था, पाशविक पशु के गुण थे और क्षणिक। इस अवस्था में शक्ति का बोलबाला था। व्यक्ति का जीवन सुरक्षित नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि शक्ति का प्रभाव था। जो शक्तिशाली थी उन्हीं का महत्व था। कमजोर निर्बलों का जीवन सुरक्षित नहीं था। राज्य के अस्तित्व से पहले जो लोग मानते हैं कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य शांति, सहयोग एवं बंधुत्व की भावना से निर्वाह करता था और जीवन स्वतंत्रता और संपत्ति का उपभोग करता था। रूसो का मानना है कि मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में पूर्ण रूप से सुखी था, स्वतंत्र था। इस अवस्था में व्यक्ति स्वार्थी होते हुए सहयोगी था। रूसो ने प्राकृतिक अवस्था का वर्णन करते हुए मनुष्य के सकारात्मक स्वभाव पर बल दिया, मनुष्य की अच्छाई पर फोकस किया। जॉन लॉक ने भी मनुष्य की अच्छाई पर बल किया, सकारात्मक गुणों की ओर ध्यान आकर्षित किया है। लेकिन थॉमस होब्स ने मनुष्य के नकारात्मक स्वभाव का अध्ययन किया है। उस नकारात्मक स्वभाव से दूसरे लोगों का जीवन भी खतरे में पड़ जाता है। तो तीनों विद्वानों के प्राकृतिक अवस्था के बारे में विचार। अब तीनों विद्वान मानते हैं कि सामाजिक समझौते के कोई एक नहीं अनेक कारण रहे हैं। लोगों ने सामाजिक समझौता क्यों किया, उसके पीछे क्या कारण रहे, कौन कौन सी परिस्थितियां जिम्मेदार रही। इस विषय में थॉमस होब्स का मानना है कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य संघर्षशील था। मनुष्य ने दूसरे लोगों के साथ संघर्ष एवं संकट से निपटने के लिए सामाजिक समझौता करना पड़ा। यानी एक व्यक्ति वस्तु को प्राप्त करने के लिए दूसरे व्यक्तियों के साथ टकराव करता था, संघर्ष करता था। और इससे बचने के लिए लोगों ने मिलजुल करके बैठ करके सामाजिक समझौता। लोग का मानना है कि प्राकृतिक अवस्था संघर्षशील नहीं थी बल्कि असुविधाजनक थी, मतलब मनुष्यों के अनुकूल नहीं थी। मनुष्य को संघर्ष तो नहीं करना, लेकिन वो अवस्थाएं मनुष्य के अनुकूल नहीं थी, क्योंकि इसमें कोई प्राकृतिक नियम नहीं था और नियम की व्याख्या करना और क्रियान्वित करने वाली कोई सत्ता नहीं थी। प्रकृति के नियम क्या होंगे, मनुष्य दूसरे लोगों के साथ किस तरह से व्यवहार करेगा, किस तरह से निर्णय देगा, नियमों कानूनों का उल्लंघन करने पर सजा कैसे, कब, किसके द्वारा दी जाएगी। प्राकृतिक नियमों की मनमानी ढंग से व्याख्या से तंग आकर के लोगों ने क्या किया, एक समझौता कर लिया जिससे राज्य का निर्माण हुआ। क्योंकि प्राकृतिक अवस्था में भी सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, शक्तिशाली का ही जीवन था। जीन जैक्स रूसो का मानना है कि आरंभ से प्राकृतिक अवस्था उत्तम थी। रूसो मानते हैं कि प्राकृतिक अवस्था उत्तम थी, अच्छी थी, लेकिन जो जो प्राकृतिक अवस्था से मनुष्य सभ्यता की ओर आकर्षित हुआ, संस्कृति का विकास हुआ, भौतिक जो संसाधनों का विकास हुआ, वैसे वैसे मनुष्य जो है स्वार्थी हो गया, झगड़ालू हो गया, धोखेबाज बन गया, जिससे प्राकृतिक अवस्था की उत्तम स्थिति नष्ट हो गई और लोगों ने अपने जीवन, स्वतंत्रता एवं संपत्ति की रक्षा के लिए समझौता करके राज्य का निर्माण किया। रूसो मानता है कि जैसे जैसे भौतिक संस्कृति का विकास हुआ, मनुष्य स्वार्थी, झगड़ालू और धोखेबाज बन गया। दूसरों के धन पर, दूसरों की संपदा पर उसकी नज़र से लोगों में टकराव तनाव और बढ़ा, और इस टकराव तनाव को दूर करने के लिए लोगों ने मिल करके एक समझौता किया। समझौते की प्रवृत्ति क्या रही?
समझौते की प्रकृति के बारे में होश का मानना है कि सभी व्यक्तियों ने एक समझौता किया जिसमें प्रत्येक व्यक्ति ने कहा कि मैं अपने ऊपर शासन करने का अधिकार इस व्यक्ति या व्यक्ति समूह को इस शर्त पर सौंपने के स्वीकृति देता हूं कि तुम भी अपने सभी अधिकार इसको सौंपोगे और इस तरह उसके सभी कार्यों की स्वीकृति दोगे। यानी समझौता किसी एक तरफ से नहीं, समझौता सभी की तरफ से हुआ। जितने व्यक्ति थे सभी ने मिल करके एक दूसरे को अपने सारी शक्तियां दे दी, सारी जिम्मेदारियां दे दी, सारे अधिकार दे दिए और उसी शर्त पर दिए कि दूसरे व्यक्ति भी उसी प्रकार से वो शक्तियां, वो अधिकार हमें प्रदान कर रही है। बिल्कुल एक दूसरे का जो है पावर का ट्रांसफर किया गया, होश मानते हैं। जो लोग मानते हैं कि व्यक्तियों ने दो प्रकार के समझौते किए, एक प्राकृतिक समझौता और दूसरा राजनीतिक समझौता। जो लोग कहते हैं कि प्राकृतिक समझौते में समाज की स्थापना करने और प्राकृतिक नियमों के अनुसार चलने के लिए समझौता हुआ कि समाज कैसे स्थापित होगा और सभी व्यक्ति प्राकृतिक नियमों के अनुसार चलेंगे। जो लोग मानते हैं कि राजनीतिक समझौते में सामाजिक समझौते को भी क्रियान्वित करने के लिए सरकार की स्थापना पर बल दिया, जिसमें समझौता अब जो है समाज और सरकार के बीच हो गया। समाज सरकार को कानून निर्माण का अधिकार देता है और प्राकृतिक अधिकारों के संरक्षण की वचनबद्धता करवाते हैं। तो इस प्रकार जो लोग सामाजिक समझौते में दो प्रकार के समझौतों के वर्णन करता है, एक सामाजिक समझौता और दूसरा राजनीतिक समझौता। सामाजिक समझौता जो है प्राकृतिक नियमों के बारे में और राजनीतिक समझौता सामाजिक समझौते को क्रियान्वित करने के लिए सरकार एवं समाज के बीच स्थापित है। रूसो ने सामाजिक समझौते की प्रकृति के बारे में कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत एवं संपूर्ण शक्ति को सामान्य प्रयोग के लिए सामान्य इच्छा के सर्वोच्च निर्देशन के लिए समर्पित करता है। रूसो ने इसको एक सामान्य इच्छा का रूप दे दिया। सामान्य इच्छा का मतलब आम व्यक्ति की इच्छा, प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा, और एक समूह के रूप में उसे प्रत्येक व्यक्ति के अभिन्न अंग के रूप में अपने व्यक्तित्व एवं पूर्ण शक्ति को प्राप्त करने के रूप में कहा। रूसो ने कहा कि सामाजिक समझौते को व्यक्तिगत हैसियत और सामाजिक हैसियत के बीच समझौता माना जाता है। रूसो मानता है कि सामाजिक समझौता व्यक्तिगत अधिकार और सामाजिक अधिकार या सत्ता के बीच एक प्रकार का समझौता है। होब्स, लॉक और रूसो तीनों ही सामाजिक समझौते की प्रकृति के बारे में अपने अपने तरीके से वर्णन करते हैं। राज्य की प्रकृति के बारे में तीनों विद्वानों ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए, अपने अपने दृष्टिकोण के आधार पर प्रस्तुत किए। राज्य की प्रकृति के बारे में होब्स का मानना है कि सामाजिक समझौते के फलस्वरूप एक शक्तिशाली राज्य का निर्माण हुआ। जब लोगों में समझौता हो गया तो राज्य का निर्माण हुआ और राज्य बहुत शक्तिशाली था। इस समझौते में व्यक्तियों ने अपने सभी अधिकार शासक को सौंप दिए, लेकिन समझौते में शासक पक्षकार नहीं, क्योंकि समझौता तो लोगों में होता है और समझौते के अनुसार जनता इसका इसलिए विरोध भी नहीं कर सकती। जॉन लॉक का मानना है कि समझौते से उत्पन्न राज्य की सरकार नियंत्रित है, क्योंकि यह समाज और सरकार के बीच एक समझौता है। सरकार लोगों के प्राकृतिक अधिकारों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है, क्योंकि लोगों ने प्राकृतिक अधिकारों के समर्पण के लिए नहीं बल्कि संरक्षण के लिए एक समझौता किया था। रूसो राज्य की प्रकृति के बारे में कहते हैं कि राज्य जो है वो एक लोकतांत्रिक राज्य है। क्यों है लोकतांत्रिक राज्य? क्योंकि इसमें आम व्यक्ति की इच्छा है, जिसे रूसो जनरल विल का नाम देता है, सामान्य इच्छा का नाम देता है। सामान्य इच्छा को वो संप्रभुता ही मानता है, जिसमें आम लोगों की इच्छा का वर्णन। रूसो कहता है कि सामान्य इच्छा ही राज्य का आधार है, क्योंकि सभी व्यक्ति ऐसा चाहते हैं, इसीलिए राज्य का भविष्य सुरक्षित है। रूसो कहते हैं लोगों की सामान्य इच्छा शुभ है, अच्छी है, क्योंकि सबकी है, सबके लिए है, नैतिक है, कल्याणकारी है, न्यायोचित है
और इसी से लोकतांत्रिक राज्य का गठन हुआ, क्योंकि लोकतंत्र में भी आम व्यक्ति की आवाज़ सुनी जाती है, आम व्यक्ति को प्रतिनिधित्व दिया जाता है, और रूसों की जनरल विल में भी आम व्यक्ति की इच्छा का सम्मान किया जाता है। तो सामाजिक समझौते का अर्थ, सामाजिक समझौते की बैकग्राउंड, पृष्ठभूमि, मनुष्य की प्राकृतिक अवस्था के बारे में, मानव स्वभाव के बारे में, सामाजिक समझौते के कारणों के बारे में, सामाजिक समझौते की प्रकृति के बारे में, राज्य की प्रकृति के बारे में। आज का ये वीडियो लेक्चर आपको कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे आने वाली अन्य वीडियो को देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।